very warm welcome to all my dear students of class 11 on my channel, my physics class by Saurabh sir. Today, I welcome all my class 11 students because they got the golden opportunity to make their career in IIT JEE as well as NEET. बच्चों, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा आपके कैरियर की। अभी आप रिसेंटली 10th पास करके, आई होप सो 10th में आपके बहुत अच्छे परसेंट आए हुए हैं, बहुत एनर्जेटिक मार्क्स आपने गेन किए हुए हैं 10th क्लास में, जो कि साल भर आपने बहुत मेहनत की हुई थी उसकी वजह से। अब आप कैरियर की उस फर्स्ट स्टेप में आ चुके हैं जहां से कैरियर, जैसे बोला जाता है, आपके घर वालों ने बचपन से आपसे बोला होगा बेटे कि आगे जाके आपको बड़े होके इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से आपको घर वालों ने बोला होगा। अब मेन बात क्या आती है कि वो समय आ चुका है जो घर वालों के सपनों को साकार करने, अपने कैरियर को फुलफिल करने का, और ये 11th क्लास इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप टू मेक योर वास्ट एंड एक्सपांडिंग, एवर एक्सपांडिंग कैरियर। एवर एक्सपांडिंग इसलिए आज हम कैरियर की शुरुआत की, कल हम कैरियर की डिटेल में जा चुके होंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते 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 हमारे रास्ते खुलते चले जाएंगे और हम कैरियर के उस शिखर को भी टच कर पाएंगे और अपने उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जो सपना हम बचपन से लेके चले थे कि भाई हमें आगे जाके क्या करना है। हमें डॉक्टर बनना है तो नीट का एग्जाम देना होगा, हमें बायो लेनी होगी, हमें इंजीनियर बनना है तो मैथ का एग्जाम, मैथ सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा, हमें आईआईटी जेईई का एग्जाम देना होगा। बेटे आईआईटी जेईई की अगर मैं बात करूं तो आईआईटी जेईई दो पेपर लेता है, एक जिसे बोलते हैं जेईई मेंस, दूसरा जिसे बोलते हैं जेईई एडवांस। जेईई मेंस को पहले AIEEE के नाम से जाना जाता था, जिसे हम जेईई मेंस के नाम से आज बोलते हैं, और दूसरा जिसे आईआईटी जेईई के नाम से जाना जाता था एक्चुअल में, उसे बोलते हैं जेईई एडवांस का एग्जाम। ये दोनों एग्जाम जब आप क्रैक कर लेंगे तो आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा। जेईई मेंस को क्रैक करने से एनआईटीज, आपको ट्रिपल आईटीज मिलते हैं, रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी मिलती है। आईआईटी को क्रैक करने से, आईआईटी जेईई एडवांस को क्रैक करने से आपको आईआईटीज, रिस्पेक्टिव आईआईटीज कॉलेज आपको रैंकिंग के हिसाब से मिलते हैं। नीट के एग्जाम को क्रैक करने से आपको मेडिकल के कॉलेजेस मिलेंगे। अभी तक रिसेंटली अगर आप देखें तो एम्स में थोड़ा बहुत चेंज किया जा रहा है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसको हम आपको चैनल पे भाई व्यू करेंगे। लेकिन अभी जो सिनेरियो था वो ये था कि बच्चे जो बायो लेते थे वो नीट का एग्जाम देते थे, जिसे पहले AIPMT के नाम से जाना जाता था, और एम्स का एग्जाम देते थे। एम्स का एग्जाम जो भी सुनने में आ रहा है, थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंज हो सकते हैं, सो वी विल सी इन कमिंग फ्यूचर व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव चेंजेस इन एम्स एग्जाम। बट नाउ द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू कन्वे द सिलेबस ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 11 of CBSE for 11th students. Now we are dealing with the syllabus because युद्ध के मैदान में उतरने से पहले हथियार साथ में होना आवश्यक है। अगर हम युद्ध के मैदान में उतर जाएं बिना हथियारों के या बिना किसी प्रीवियस प्लानिंग के, बिना किसी तैयारी के, तो डेफिनेटली ये श्योर शॉट है कि हम कहीं ना कहीं मात खाएंगे। तो कैरियर को बनाने की राह में आपने चाहे मैथ को ऑप्ट किया हो, आपने चाहे बायो को ऑप्ट किया हो, सब्जेक्ट जो आपको देखने हैं, मैथ और बायो के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं, एक तो फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथमेटिक्स और एक बायो। अगर आपने मैथ लिया हुआ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अगर बायो लिया हुआ है बेटे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स दोनों में कॉमन पार्ट है, केमिस्ट्री दोनों में कॉमन पार्ट है। मैथ वालों के लिए मैथ का सब्जेक्ट डील करना होगा, बायो वाले बायो को डील करेंगे। बायो में फिर दो सेक्शन कर दिए जाते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। तो आपके रिस्पेक्टिव टीचर आपको सब्जेक्टों के बारे में बताएंगे। मैं फिजिक्स की बात करूंगा। फिजिक्स बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इंटरेस्टिंग भी है। एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, छोटा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। बेसिकली हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो हमें फिजिक्स अपने आगे कैरियर में लेके जाना है, भाई फिजिक्स जो कि हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है, फिजिक्स एक्चुअल में जो कि नेचर है, तो वो क्या है, उसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मैं सिलेबस की बात करना चाहता हूं कि 11th के रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स का सिलेबस क्या है, CBSE का एंड अनदर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स का। MP बोर्ड हो सकता है, UP बोर्ड हो सकता है, राजस्थान बोर्ड हो सकता है, रिस्पेक्टिव कई सारे बोर्ड हो सकते हैं, उनका जो सिलेबस है वो क्या सिलेबस है फिजिक्स को लेके। अब अगर मैं चर्चा करूं इस चीज पे लेके, अगर आपने मैथ लिया है बेटे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देखेंगे, बायो लिया हुआ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देखेंगे। कुछ बच्चे ऑप्शनल में मैथ भी, बायो वाले ऑप्शनल में मैथ ले लेते हैं, कुछ मैथ वाले बच्चे ऑप्शनल में बायो ले लेते हैं, तो उनको PCM भी देखना होगा। आपने कभी एक चीज नोटिस की, कभी आपने
बचपन से लेकर अभी तक 9th क्लास में जब आप आ जाते हैं तब से बाइफरकेशन स्टार्ट हो जाता है। 8th क्लास तक बोला जाता है साइंस, 9th में आपको टीचर स्कूल में बोलता है कि बेटा ये जो साइंस की बुक है, इस साइंस की बुक में ये इतने चैप्टर फिजिक्स के हैं, इतने चैप्टर केमिस्ट्री के हैं और इतने चैप्टर बायो के हैं। यानी बाइफरकेशन कहीं ना कहीं 9th से स्टार्ट हुआ, यानी डिफरेंस क्रिएट करना 9th से स्टार्ट हुआ। अब उस डिफरेंस में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया, पूरा सब्जेक्ट ही अलग कर दिया। यानी जो आप छोटे छोटे से चैप्टर देख के आए हुए थे वो पूरे के पूरे भाई साहब सब्जेक्ट बन चुके हैं। पूरे के पूरे जो आपने 10-10, 20-20 पेजेस में चैप्टर देखे थे वो 60-60, 70 पेजेस के चैप्टर होंगे। ये बुक में आपके नोट्सों में ऐसा नहीं होगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, इजी गोइंग सब्जेक्ट। सारी बातें इसमें देखते हैं। तो मेन बात क्या आती है कि सर हम फिजिक्स को पढ़ेंगे कैसे और सिलेबस फिजिक्स का हमारा क्या होगा। तो चर्चा सीधे फिजिक्स के सिलेबस पे आ जाए। तो देखिए फिजिक्स का सिलेबस 11th क्लास के लिए क्या है, देखें बेटा। हमें सिलेबस देखना है। सिलेबस किस चीज का देखना है मेरे बेटे? तो सिलेबस देखना है मेरे को फिजिक्स का। जो सिलेबस देखना है वो सिलेबस किस चीज का देखना है? फिजिक्स का। फिजिक्स का सिलेबस मेनली किस बोर्ड के लिए देखना है? सीबीएसई बोर्ड के लिए। मेनली किस बोर्ड के लिए देखना है? सीबीएसई बोर्ड के लिए। सीबीएसई के अलावा मेनली जो सिलेबस है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड के अलावा फिर इसमें और जो बोर्ड हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं बेटे? एमपी बोर्ड हो सकता है, आपका राजस्थान बोर्ड हो सकता है, आपका यूपी बोर्ड हो सकता है और अनदर कई सारे आपके बोर्ड्स ऐसे इस तरह से हो सकते हैं। किस क्लास का सिलेबस है ये सीबीएसई बोर्ड में भी? ये क्लास 11th का सिलेबस है। ये क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक चीज आपसे इसमें बोलूं, सिलेबस को देखो, अब 10th तक जो पढ़ाई आप करके आए हो और जो 11th में आपको पढ़ाई करनी है उसमें हल्का सा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। डिफरेंस क्या क्रिएट हो जाएगा? अगर आप अभी 10th तक के सिलेबस में देखें तो पूरे साइंस का सिलेबस एक साथ दिया होता था। अब क्या होगा? फिजिक्स का सिलेबस अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायो का अलग है, मैथ का अलग है। पूरा सिलेबस यानी साइंस में ही आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सिलेबस आपको अलग कर दिए जाएंगे। तो अब उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन है तो देखें, सिलेबस को दो तरह से देखते हैं। पहला जिसे बोलते हैं यूनिट वाइज, दूसरा जिसे बोलते हैं चैप्टर वाइज। अगर मैं यूनिट वाइज सिलेबस को बोलूं कि कितनी यूनिट हमारे कोर्स में है, तो टोटल यूनिट 11th क्लास के फिजिक्स में है 10 यूनिटें टोटल हमारे पास हमें पढ़नी है पूरे सेशन के दौरान, ईयर लॉन्ग कोर्स के दौरान। जब आप हमारे साथ 11th के ट्रैक पे पैरेलल में पूरे ईयर लॉन्ग में चलेंगे तो आपको 10 यूनिटें फिजिक्स में देखनी होंगी। अगर मैं चैप्टर के हिसाब से बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है 15। तो मैं आपको चैप्टर के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? देखिएगा बेटा। दूसरी बात, आप जब इसको स्कूल में जाके देखेंगे तो आपको स्कूल में ये बताया जाएगा कि 2 बुकों में ये सिलेबस डिवाइड किया हुआ है। एक जैसे बोलते हैं एनसीईआरटी बुक 1, एक जैसे बोलते हैं एनसीईआरटी बुक 2। बुक 1 में क्या है, फिर बुक 2 में क्या है, ये सारी बातें अपने को एक करके देखें। अगर मैं बुक 1 की बात करूं तो बुक 1 में आपके टोटल 8 चैप्टर है। इसके 8 के बाद 15 चैप्टर तक जो है, यानी 9 से लेकर 15 चैप्टर है, वो बुक 2 में है। तो देखते हैं सारे चैप्टर वाइज तरीके से और किस चैप्टर का क्या मीनिंग है उसको भी समझेंगे। तो अगर देखें बेटे तो सबसे पहले चैप्टर 1, जो चैप्टर 1 है आपके फिजिक्स के 11 के सिलेबस का जो चैप्टर 1 है, इसे बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। क्या बोलते हैं बेटे? बोलना पड़ेगा आपको। इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ये फिजिकल वर्ल्ड का मीनिंग क्या हुआ? फिजिकल वर्ल्ड का मीनिंग क्या हुआ? यानी जो ये संसार हम देख रहे हैं, जो यूनिवर्स हम देख रहे हैं, जो अपने आसपास के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं, वो एनवायरनमेंट की चर्चा है। उस एनवायरनमेंट के बारे में किस साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला, उसके एनवायरनमेंट को लेके जो फिजिकल एस्पेक्ट है, उस फिजिकल एस्पेक्ट में यानी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स के रिस्पेक्ट में साइंटिस्टों ने, किन साइंटिस्टों ने क्या क्या बातें बोली, ये सारी बातें इसमें हमको देखनी होंगी फिजिकल वर्ल्ड में। यही इकलौता एक ऐसा चैप्टर है 11th क्लास का फिजिक्स का, जो कि चैप्टर 1 आपका है, जो कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, ये टीचर के पढ़ाने का नहीं है, ये बच्चों के पढ़ने का है। दूसरी बात, जो बच्चे मैथमेटिक्स के लिए हैं वो आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से,
लेकिन जो बच्चे बायो के हैं वो चैप्टर को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अक्सर नीट में ये देखा गया है, एम्स में ये देखा गया है कि कई बार क्या करते हैं वो लोग साइंटिस्टों के नाम के कुछ इन्वेंशन पूछ लेते हैं, उनका नाम पूछ लेते हैं। तो ये आपको पढ़ने वाला चैप्टर है जो कि आपने अभी तक जैसे न्यूटन ने क्या बोला, इसने क्या बोला, ये बातें इसमें करनी होगी फिजिकल वर्ल्ड में। ये चैप्टर 1 है। अभी बात करें, जैसे बोले कि मेन जो फिजिक्स हमारी 11th क्लास की है वो जो स्टार्ट होती है वो यहां से स्टार्ट होती है। ये कौन सा चैप्टर है? इस चैप्टर का नाम है मेरे बेटे यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशंस मेजरमेंट। ये जो अगला चैप्टर है इसका नाम है यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट। इन शॉर्ट इसको यूडीएम भी बोल देते हैं, इन शॉर्ट इसको यूडीएम भी बोल देते हैं, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट। प्लस एक चीज और है जो कि बुक में मेंशन नहीं है लेकिन चैप्टर का पार्ट है, जिसको मैं अलग से भी आपको इसमें बता दूं, जिसे बोलते हैं एरर्स। ये भी इसी का पार्ट है। इस चैप्टर में हमें क्या देखना होगा मेरे बेटे? चैप्टर 2 में, या यूं कह दो कि 11th की फिजिक्स का मेन चैप्टर यानी 11th की फिजिक्स यहां से स्टार्ट हो रही है। तो अगर इसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखें तो चैप्टर में क्या, जैसा कि नाम इसका यूनिट, जैसे भाई आप मार्केट में पोटैटो लेने गए, टोमेटो लेने गए, शुगर लेने गए, आप मार्केट में कुछ भी लेने गए, ठीक। आपके घर पे बोला मम्मी ने कि बेटा एक काम करना, जब कोचिंग से लौटे तो दूध ले आना। ठीक है भाई, दूध ले आए। अब आपका क्वेश्चन क्या हो, कितना दूध लिया है? तो मम्मी ने बोला कि बेटा 1 लीटर दूध ले आना। तो जो लीटर है, जो लीटर बोला, वो लीटर क्या चीज है? बेसिकली लीटर इज द यूनिट जो क्या कर रही है, मेजर किसको, किसी क्वांटिटी को। जैसे आप लोग मिल्क बोल रहे हो, दूध बोल रहे हो, शुगर बोल रहे हो, एक्सेट्रा कुछ भी बोल रहे हो, तो ये ऐसी बातें हमें चैप्टर में सीखनी होंगी। सर ये फिर डायमेंशन क्या चीज होती है? तो चैप्टर पढ़ेंगे तो बात करेंगे उसकी रिस्पेक्टिव डायमेंशन का मीनिंग क्या है। एक ट्रिक यहाँ लेकिन बताता हुआ चलो डायमेंशन को लेके, एक वर्ड है जो कि बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा बेटा। ये डायमेंशन को लेकर मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, हालांकि मैं चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सुनिएगा। एक छोटा सा वर्ड है डीपीपी, डीपीपी, ठीक है। अक्सर बच्चे इसको हम इंस्टीट्यूट्स में ये बोलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, लेकिन इस वर्ड का ट्रिक फॉर्म में मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि मेरे बेटे डी का मीनिंग है इसमें डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? तो डायमेंशन का मतलब, अगले पी का जो मीनिंग है पावर, डायमेंशन का मतलब क्या होता है? पावर। और अगले पी का मीनिंग, ये पावर लगाएंगे किस पे? जब पावर जिस चीज पे लगाएंगे उसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डायमेंशन जो वर्ड है, होल्ड करिएगा, इसको चैप्टर में बहुत डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी इस ट्रिक को देखिएगा, छोटा सा ट्रिक को, जो कि चैप्टर में भी आएगी। कि सर यूनिट का मतलब हम जानते हैं कि कुछ भी मार्केट में लेने जाते हैं तो उसका यूनिट होती है, पोटैटो केजी में लाते हैं, हम शुगर को केजी में लाते हैं, हम मिल्क को लीटर में लाते हैं, हम आपके घी को लीटर में लाते हैं, उसको केजी में भी ला सकते हैं, क्योंकि दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड में भी और लिक्विड में भी, ठीक है। मेजरमेंट समझ में आता है सर, हमें कुछ हद तक 11th में डिटेल में सीख लेंगे, लेकिन ये डायमेंशन थोड़ी सी हमारे लिए नहीं है। तो डायमेंशन अगर देखा जाए तो डायमेंशन का मीनिंग क्या है? डायमेंशन का मीनिंग क्या होगा? पावर। पावर किस पे लगाओगे? फिजिकल क्वांटिटी पे। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता हो। सर ऐसे तो कई सारी चीजों को मेजर कर सकते हो, तो फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, लेकिन सर ऐसे तो हम अपने सिर पे लगे बालों को भी मेजर कर सकते हैं भाई। लेकिन भाई साहब मेरे को एक बात बता, ये सिर पे लगे बालों को तेरे को मेजर करने में जिंदगी निकल जाएगी, तू पागल है क्या? ये बालों को मेजर करके क्या करेगा भाई साहब? दुकान खोलने का तेरे को। इसकी मेन चीज क्या कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता हो और जो फिजिक्स के लॉज को ओबे करे और जिसका यूज हमारे डेली लाइफ में हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जिसका कुछ बेनिफिट हो, ऐसी क्वांटिटी को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगी हुई पावर को क्या बोलेंगे? डायमेंशन। जैसे 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 देख सुन, जैसे बोला एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो मीटर जो स्क्वायर लगाता है, जैसे एरिया की यूनिट लगाई तूने मीटर का स्क्वायर, तो ये जो पावर है यही क्या चीज है बेटे? डायमेंशन। जैसे वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो ये जो पावर लगी हुई है यही क्या चीज है बेटे? डायमेंशन। आगे बढ़े, ये चैप्टर की बात समझ में। अगली बात यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में अगली चीज इसमें मैंने लिखी हुई एरर। इस एरर का मीनिंग क्या है? अब बात करें इस एरर का क्या मीनिंग है। तो एरर का मीनिंग अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो एरर का मीनिंग क्या होगा, सुनना ध्यान से। इस एरर का क्या मीनिंग?
एरर का मीनिंग है, जैसा कि इसका नाम है, गलती। सर गलती कैसे? गलती बेटा ऐसे कि भाई आपने किसी चीज को मेजर किया, जैसे मान के चलो, जैसे इसमें हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और आपका सर्कुलर मेजरमेंट स्केल, ये कई सारी चीजें इसमें इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ठीक, आपके स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट आपके लैब में करवाए जाएंगे, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने किसी चीज को मेजर किया, उसको मेजरमेंट करने में, उसको मेजर करने में कुछ गलती हो गई। जैसे मान चलो आपने स्केल से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है भाई, आपने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन को ड्रॉ किया। अब हो सकता है आपने उसको जीरो से, स्केल पे जो जीरो लिखा होता है वहां से ड्रॉ नहीं किया, आपने जीरो से थोड़ा आगे से ड्रॉ कर दिया, उसके पीछे से ड्रॉ कर दिया, आपकी स्केल टूटी हुई थी या आपकी स्केल पे वो 5 सेंटीमीटर मीटर गया था, तो आपने उसमें कहीं ना कहीं एजम्पशन लेके कर दिया। तो ये जो गलतियां इसमें होती हैं छोटी छोटी सी, इसको बोलते हैं इसमें एरर। एक चीज ध्यान रखना, ये ऐसा चैप्टर है जो कि रामबाण इलाज है। कई सारे चैप्टरों में IIT JEE के लिए और नीट के लिए मैं आपको मेनली बता रहा हूं, इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, चैप्टर पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये चैप्टर अपने आप में IIT JEE और नीट में कई बार ट्रिक की तरह काम करता है। कैसे? कई बार क्या होगा ना, कई सारे चैप्टर जब हम आगे देखेंगे तो उन चैप्टरों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इस चैप्टर का यूज करके उनकी यूनिटों को देख के 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन वेरीफाई किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं चैप्टर ट्रिक की तरह काम करेगा। एक क्वेश्चन डैम श्योर गारंटी है, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना तय है। आपका नीट का एग्जाम हो चाहे आपका IIT JEE का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन तो डैम श्योर गारंटी IIT JEE और नीट में इसमें से आएगा ही आएगा। आप लिख के रख लो इस चीज को। अगली बार इसमें ये जो एरर वाला पोर्शन है, जो क्वेश्चन बोलो ना IIT JEE और नीट में आएगा ही आएगा, डैम श्योर गारंटी आएगा ही आएगा। वो कहां से आएगा सर? वो आएगा एरर से। वो कहां से आएगा? एरर से। इसका मीनिंग क्या होगा? यानी इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए काम की बात होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट है क्या? आगे देखें बेटा, अगला चैप्टर देखो। ये था चैप्टर नंबर 2। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 3। जब हम फिजिकल वर्ल्ड देख चुके हैं, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट देख चुके हैं, तो अगली चीज जिसे आपकी बुकों में बोला जाता है काइनेमेटिक्स। आपकी बुकों में चैप्टर 3 का नाम अलग है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या नाम है? जो चैप्टर 3 और जो चैप्टर 4 है, जो चैप्टर 3 और जो चैप्टर 4 है, बेसिकली ये दोनों एक ही, ऐसा कह दो, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, इनके माता पिता से। इस यूनिट का क्या नाम है? यानी चैप्टर 3 और 4 जो यूनिट है, इसका चैप्टर है, जो इसकी यूनिट का नाम क्या है? इसकी यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। क्या नाम है? काइनेमेटिक्स। चैप्टर 3 को बोलते हैं काइनेमेटिक्स 1 और जो चैप्टर 4 है इसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स 2। जब आप इसको एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको बुक में इसका नाम ये लिखा मिलेगा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखा मिलेगा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इसका जो नाम लिखा मिलेगा वो लिखा मिलेगा मोशन इन अ प्लेन। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका एक्सप्लेन करता हूं। नोट करो बेटा इसको जल्दी से। नोट किया बेटा? नोट हुआ ये? तो जो चैप्टर 3 है इसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और जो चैप्टर नंबर 4 है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। हो सकता है आपको ये वाला पोर्शन ना दिखाई दे रहा हो, मैं इसको, आपने ये तो नोट कर लिया होगा, इसको रब कर दूं, ऊपर नोट करता हूं, देखिए। जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है मेरे बेटे वो है मोशन इन अ प्लेन। अब जब इस पर चर्चा कर ली जाए, इन शॉर्ट देखिए, एक्चुअल में क्या है, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 है, ये ऐसा मान सकते हो आप, ये एक ही पार्ट के 2 हिस्से हैं, या यूं कह दो एक ही पार्ट है, पोर्शन एक ही है, यूनिट एक ही है, उसके 2 हिस्से हैं। देखो कैसे। काइनेमेटिक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है?
काइनेमेटिक्स वर्ड का मीनिंग होता है, काइने का मीनिंग होता है विदाउट नोइंग कॉज, और मैटिक्स का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ मोशन, यानी मोशन की स्टडी करना बिना उसके कारण को जाने हुए कि ये मोशन क्यों हुआ, यानी जो कारण है मोशन का। बेसिकली मोशन होने का कारण क्या है, आपने 9th क्लास में सुना होगा, फोर्स। कौन सा? एक्सटर्नल। उस फोर्स की बात ना करते हुए इन चैप्टरों में, इन दोनों यूनिटों में फोर्स की बात नहीं करेंगे। यानी काइनेमेटिक्स वर्ड का मीनिंग होता है कि मोशन होने का जो कारण है उसको छोड़ के और सारी बातें कर लेना मोशन की, कि मोशन ये हुआ, मोशन ने ये किया, मोशन ने वो किया, इस टाइप का मोशन, उस टाइप का मोशन, स्ट्रेट लाइन में मोशन, जो कि स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल चलेगा तो इसमें बात कर लेंगे स्ट्रेट लाइन में। इसमें आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये जो इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, ये इक्वेशन। फिर अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसका मीनिंग है मोशन इन अ प्लेन। ये मोशन इन अ प्लेन का मीनिंग क्या होता है? प्लेन का मीनिंग ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप एरोप्लेन में बैठ गए तो मोशन इन अ प्लेन हो गया। एरोप्लेन का, इसमें मोशन इन अ प्लेन का मीनिंग एरोप्लेन से नहीं है। मोशन इन अ प्लेन का मीनिंग ये है कि भाई आपका स्ट्रेट लाइन यानी 1D मोशन, प्लेन यानी मोर देन 1D मोशन, 2D मोशन भी हो सकता है, 3D मोशन भी हो सकता है। 3D मोशन को बोलते हैं यानी 3 डायमेंशन में जो मोशन होगा, मोशन इन स्पेस। 2D मोशन होगा तो मोशन इन अ प्लेन। जैसे मान के चलो आपने फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल को जब किक करके फुटबॉल इस तरह से जाती है, जंप करके करती है, वो आपने पत्थर, जिसे प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, उसको फेंका तो वो पत्थर किस तरह से जाएगा, उसका पाथ कैसा होगा, उसकी रेंज कैसी होगी, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितने टाइम में कवर करेगा, ये 2 डायमेंशन मोशन। सर्कुलर मोशन, आप जब सर्कल में घूमते हैं तो सर्कुलर मोशन 2D मोशन, तो वो 2D मोशन। जैसे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारी बातें इस मोशन इन अ प्लेन में की जाएंगी, चैप्टर नंबर 4। इसके बाद अगला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे, उसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कौन सा लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर जो 5 देखना होगा मेरे बेटे, वो क्या होगा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसे कई बार इन शॉर्ट में हम LOM भी बोलते हैं, लॉज ऑफ मोशन भी बोल देते हैं। बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ने क्या बताया? न्यूटन ने ये बताया कि मोशन क्यों होता है, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में जो हम देखेंगे, यानी मोशन की बात करेंगे, लेकिन मोशन क्यों हुआ उसकी बात नहीं करेंगे। तो जो मोशन जो बात नहीं कर रहे थे कि मोशन क्यों हुआ, वो बात इस चैप्टर में करेंगे। मोशन होने का बेसिक कारण क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। चैप्टर में डिटेल में सिखाएंगे मोशन होने का बेसिक कारण क्या है मेरे बेटे, मेन कारण क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल जो फोर्स है उस पर चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। यानी जब चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो मेन कहानी कहां से स्टार्ट होगी, यानी इसकी जो मेन बात होगी वो क्या होगी, जिसे बोलेंगे एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल, इस एफ एक्सटर्नल को लिखा हुआ है मैंने, ये इसका मीनिंग क्या है मेरे बेटे? इसका मीनिंग है एक्सटर्नल फोर्स। यानी जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो मेन जो बात चालू होगी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, कहां से होगी? एक्सटर्नल फोर्स। क्यों यहां से होगी? क्योंकि यही मेन चीज क्या है? इट इज द मेन कॉज ऑफ मोशन। मोशन का मेन कारण क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। नोट करो बेटा इसको। चैप्टर नंबर 5 के बाद जब हम चैप्टर नंबर 6 में आएंगे, जब हमने मोशन सीख लिया कि भाई मोशन क्यों हुआ, मोशन कितने टाइप का हुआ, ये सीख लिया कि मोशन कितने टाइप का हुआ, फिर ये सीख लिया मोशन क्यों हुआ, मोशन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हुआ। अगली बात क्या सीखेंगे कि भाई साहब अब जो ये मोशन किया तो क्या करें सर, इसका जो मोशन सीखा इससे कुछ काम तो करें, ये काम आएगा भी कि नहीं आएगा, ये कुछ एनर्जी देगा भी कि नहीं देगा, इसमें कुछ पावर होगी भी कि नहीं होगी, उस पावर का कुछ यूज करेंगे भी कि नहीं करेंगे। कि भाई तो ज्ञान पूरा ले लिया, उसका यूज कुछ भी नहीं किया अपन ने, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वो बात करेंगे। अगला जो चैप्टर होगा जिसे बोलेंगे वर्क पावर एनर्जी। क्या बोलेंगे? वर्क पावर और एनर्जी। इन शॉर्ट में इसको WPE के नाम से भी जाना जाता है कि भाई जो हमने फोर्स सीखा ये वर्क कैसे करेगा। जैसे आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्यों होता है आपने भी देख सीखा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट की जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है, वर्क एनर्जी कन्वर्टेबल है, ये है वो है, ये है वो है, आ गया वो आ गया, वो नहीं आया, हमें समझ नहीं आया कुछ, वो सारी बातें डिटेल में इस बार देखनी होगी हमको कि भाई वर्क का मीनिंग क्या होता है। वर्क का मतलब जो कार्य किया हमने, वो कार्य का मीनिंग क्या है। ये कार्य नहीं बोल रहा, कार्य बोल रहा हूं, काम जो किया उसका मीनिंग क्या है। एनर्जी, एनर्जी का मीनिंग क्या होगा?
कि भाई दूध पी लिया एनर्जी आ गई। तो एनर्जी जो दूध पी के जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी का यूज क्या है, वो एनर्जी कैसे आती है, वो कितने टाइप की होती है, मतलब दूध पीने से नहीं है भाई साहब, मेन चीज में एनर्जी कितने टाइप की होगी, एनर्जी का मीनिंग क्या होगा वो। और जब एनर्जी है, वर्क किया, तो पावर क्या है, जैसे आपके घरों में लाइट जल रही है तो पावर का जो इसमें इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन हो रहा है वो, तो उस तरह से कई सारे पावर की वैरायटी देखें। आप गाड़ी चलाते हो तो बोलते हो भाई साहब कि 150 सीसी की गाड़ी है, 100 सीसी की गाड़ी है, 140 सीसी की गाड़ी है, 150 सीसी गाड़ी, एंड सो कई सारे। तो सीसी का मीनिंग क्या होगा, और भी इस तरह से बात करेंगे, हमारी इतने हॉर्स पावर की है, ये वो मोटर इस हॉर्स पावर की है। तो इस बात इसमें इस चैप्टर में ये सारी बातें इस चैप्टर में की जाएंगी। जब हमने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई फिजिकल वर्ल्ड की बात की, उसके बाद आपको देखिए मतलब मेरे साथ में बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा। पहले फिजिकल वर्ल्ड देखा, फिर यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट देखा, फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखा, फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद क्या देखा, मोशन इन प्लेन देखा, फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देखा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बाद क्या देखा, वर्क पावर एनर्जी देखा। जब वर्क पावर एनर्जी देख लिया, सब कुछ देख लिया भाई साहब, हमें सब कुछ आ गया, तो अब बात करेंगे घूमने की। घूमने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई साहब घर से बाहर निकल के, घूमने का मतलब गोल गोल घूमने की, गोल गोल घूमने का मतलब रोटेशनल मोशन की बात करेंगे। फिर एक चीज और देखेंगे, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस होता है, कब रोटेशनल बोलते हैं, कब सर्कुलर मोशन बोलते हैं। आप अपनी जगह खड़े होकर भाई साहब जब गोल गोल घूमने लगे, आप मंदिर में जाके परिक्रमा लगाते हैं, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, भाई अर्थ सन के अराउंड भी घूम रही है, तो सर्कुलर मोशन कब बोलेंगे, रोटेशनल मोशन कब बोलेंगे, तो ये बात करेंगे अगले चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में क्या बात करेंगे, चैप्टर नंबर 7 में बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। कौन सा मोशन मेरे बेटे, रोटेशनल मोशन। सबसे सिंपल चैप्टर, कई बच्चों को आपने सुना होगा या कई बच्चों से आप सुनेंगे कि ये चैप्टर सबसे टिपिकल है। मैं गारंटी देता हूं इस चीज की कि ये चैप्टर सबसे इजी है और कई सारी ट्रिक्स इसी चैप्टर में है। इस चैप्टर से डैम श्योर गारंटी के साथ मैं आईआईटी जो नीट में क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखेंगे, इजी चैप्टर है, कई सारी ट्रिकें हैं और आप देखिएगा। रोटेशनल मोशन, इसका एक पार्ट और है जिसे बोलते हैं COM। COM का मीनिंग है सेंटर ऑफ मास। COM का मीनिंग है सेंटर ऑफ मास। आपको एनसीईआरटी में ये लिखा मिलेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एनसीईआरटी में जो मैंने COM लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में रोटेशनल मोशन प्लस सिस्टम ऑफ, क्या बोला मैंने, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये लिखा मिलेगा। इसका मीनिंग है सेंटर ऑफ मास के, किसी भी मास का सेंटर क्या है। जैसे ह्यूमन बीइंग को आपने कई बार मेले में नट के तमाशे देखे होंगे, आजकल तो आपने नहीं देखे होंगे, पहले नट के तमाशे होते थे कि एक लड़की एक बड़ा सा लंबा सा डंडा लेके और उस पर चलती चली जाती है, एक वायर पर चलती चली जाती है, भाई थाली के ऊपर चलती चली जाती है, एक आदमी एक डंडे को जमीन में भाई इस तरह से स्ट्रेट वर्टिकली लगा देता है और अपने पेट के बल लेट जाता है, वो लोग घूमता रहता है। कई लोग फुटबॉल को आपने देखा होगा कि भाई फुटबॉल को अपनी उंगली से घुमा लेते हैं, कई लोग टेक्स्ट बुक को, नोटबुक को, कई सारे बुक्स को अपने उस पर घुमा लेते हैं अपनी उंगली पे। वो कैसे कर पाते हैं, तो बेसिकली वो बैलेंस कर रहे होते हैं। वो क्या बैलेंस कर रहे होते हैं, वो ये बैलेंस कर रहे होते हैं सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, यानी किसी भी मास का सेंटर क्या है, मास का सेंटर क्या है, यानी मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो बात इस चैप्टर में करेंगे। ये रोटेशनल मोशन प्लस सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एनसीईआरटी को सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलता है। इसमें जो टॉपिक है मेन वो यही है, सेंटर ऑफ मास। COM का मीनिंग है सेंटर ऑफ मास। आगे बढ़े, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करो फिर इसको आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अच्छा नोट कर लिया, अब आगे देखो, ये आगे वाले चैप्टर है जो आपने नोट किया, चैप्टर नंबर 7। अब आगे देखो बेटा, चैप्टर नंबर 8 से लेके 15 नंबर तक के चैप्टर 8 लिखे हुए हैं, आप इसको नोट करें। वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा ना हो इसलिए मैंने चैप्टर को एक साथ इसमें नोट कर दिया, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप देखिएगा, इन चैप्टर को नोट करें। चैप्टर नंबर 7 के बाद चैप्टर नंबर 8 देखेंगे तो वो होगा ग्रेविटेशन। एप्पल फॉलिंग ऑन ग्राउंड कॉल्ड ग्रेविटेशन। जैसे ही एप्पल, न्यूटन बाबा ने देखा कि भाई एप्पल ग्राउंड पे आके गिरा तो ग्रेविटेशन बोल दिया, तो क्या कोई चमत्कार हो गया उसमें कि भाई एप्पल नीचे गिरा तो ग्रेविटेशन कैसे आ गया, वो बातें इसमें करेंगे। एक मेरा वीडियो और डला हुआ है जो 5 मिनट 25 सेकंड का समथिंग अबाउट वीडियो है, जिसमें मैंने मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है बच्चों को। वो आप वीडियो को देखिएगा तो उसमें ग्रेविटेशन का एक एग्जांपल, बहुत न्यूटन का अच्छा एग्जांपल लिया हुआ था। आप इस चैप्टर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में देख सकते हैं, डला हुआ है प्लेलिस्ट में, आप देखें तो।
तो वहां ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में क्या बात करेंगे कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, बिटवीन समथिंग एंड समथिंग इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बेसिकली बात प्यार मोहब्बत की करता है, तो प्यार मोहब्बत की बात को देखेंगे, यानी अट्रैक्शन होगा, इसमें रिपल्शन नाम का कुछ नहीं होगा। अगली बात देखेंगे चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसको हम आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का मीनिंग क्या होगा कि भाई सॉलिड को कंप्रेस करें तो क्या होगा, सॉलिड को एक्सपेंड करें तो क्या होगा, सॉलिड को हीट करें तो क्या होगा। तो सॉलिड को जब एक्सपेंड कंप्रेस करोगे तो बात करोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की। इसी तरह से चैप्टर नंबर 10 में जब लिक्विड को आपने कंप्रेस किया, लिक्विड को बैलून में भर दिया, लिक्विड को आपने पाइप में डाल दिया, जब आप छत पे पेड़ों में पानी डालते हो तो जो उसमें होज पाइप लगाते हो, जो लेजम लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बर्नौली थ्योरम में भी उसको दिया गया था, साइंटिस्ट बर्नौली ने उसको एक्सप्लेन किया। तो वो इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में बात करेंगे कि लिक्विड को कंप्रेस किया जाए तो क्या होगा, लिक्विड को एक्सपेंड किया जाए तो क्या होगा। लिक्विड यानी कि वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल वाटर का जो कि लेके चलेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इसके 9 नंबर के चैप्टर में देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड कंप्रेस करके उसको एक्सपेंड करके हुक्स स्ट्रेस क्या होगी, ये क्या होगा, हुक्स लॉ क्या होगा, ये सारी बातें उसमें करेंगे, जिसको हम आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन इससे आता है, बहुत इजी चैप्टर है। अगला जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड की बात करेंगे इसमें। अगली बात थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि भाई मैटर को, किसी मास को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी रॉड को, किसी, जैसे आप भाई नहाने के लिए पानी को गर्म करते हैं या किसी रॉड को गर्म करते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट को गर्म करेंगे तो उसमें थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल बेसिकली थर्मल का मीनिंग है हीट से लेके, हीट एनर्जी को लेके। हीट एनर्जी की बहुत सुंदर डेफिनेशन है, चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर उसकी डेफिनेशन देंगे। तो चैप्टर नंबर 11 में देखना होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी बात हीट एनर्जी की जाए। किसी मैटर को जब आप गर्म करते हो, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हो, तो आपका थर्मोमीटर, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि भाई टेम्परेचर को मेजर कैसे करें, हीट एनर्जी को मेजर कैसे करें, आपके ऑब्जेक्ट को गर्म करने से क्या होगा, तो इस चैप्टर में बात की जाएगी। चैप्टर नंबर 12 देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है कि भाई स्टडी ऑफ हीट एनर्जी एंड वर्क, कि भाई जो वर्क हम करके आए हैं, जो चैप्टर में भी थोड़ी देर पहले देखा था वर्क पावर एनर्जी में, वो वर्क और हीट एनर्जी दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल कैसे हैं, हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बात करेंगे इसमें थर्मोडायनेमिक्स में। अगला जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिस तरह से बात इसमें हमने सॉलिड को लेके की, जिस तरह से इसमें लिक्विड को लेके करी, इसी तरह से बात इसमें हम गैस को लेके करेंगे कि गैस जब मोशन करती है, गैस जब मोशन में होती है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसकी काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक यानी मोशन में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेज है वो क्या है, गैसेज के ऊपर क्या क्या कॉन्सेप्ट वर्कआउट करते हैं। आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से केटीजी भी बोलते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। अगला जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 14, जिसे मेनली हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से जानते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी के बुकों में आप देखोगे तो ऑसिलेशन के नाम से लिखा हुआ है। आईआईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ द पार्ट 2 बुक ऑफ 11th क्लास फिजिक्स सीबीएसई, यानी ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसका इम्पैक्ट, इसका यूटिलाइजेशन, इसकी एप्लीकेशन 12th क्लास में भी हम देखेंगे। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, कहीं ना कहीं कई सारे चैप्टरों में इसकी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी हमको। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे पेंडुलम, इसका आप भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, कई सारी ट्रेस इस चैप्टर में भी होती है। इसे ऑसिलेशन बोलते हैं कि भाई पेंडुलम स्विंग कर रही है आपका। अगला जो चैप्टर है लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका जो 11th क्लास का वेव एंड साउंड, जो आप भाई स्पीकर से गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वो साउंड जो आ रही है, वो साउंड किस फॉर्म में आ रही है, मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, वो क्यों सुनाई दे रहा है। एक कमरे में मान के चलो वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए और एक लाइट जल रही हो, एक ट्यूबलाइट जल रही हो और एक स्पीकर बज रहा हो, तो दिखाई देगा या सुनाई देगा? तो आपका आंसर होगा सर दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। सुनाई क्यों नहीं देगा? क्योंकि सुनने के लिए मीडियम चाहिए, साउंड के लिए मीडियम चाहिए, देखने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। वो बात 12th की है, रे ऑप्टिक्स में बात करेंगे उसकी। ऑप्टिक्स में आप अभी रिसेंटली 10th में भी कुछ हद तक पढ़ के आए हैं लाइट चैप्टर, उसका डिटेल में 12th क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी हमें बात करनी होगी वेव एंड साउंड की। वेव क्या है, साउंड क्या है, वेव व्हाट आर यू डूइंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग एंड वेयर आर यू गोइंग, ये बात करनी होगी हमें इसमें। तो वेव एंड साउंड की बात करेंगे इस चैप्टर में। इसी के साथ आपका 11th क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। मेरा एक आपसे छोटी सी बात का ही कहना है, आप इनको पूरे को सिस्टमेटिक फॉर्मेट में नोट करिए, जो कि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आपको कंपलसरी है। अगली बात कि आपको अगर मेरे वीडियो में कोई भी समझाने में, कोई एक्सप्लेनेशन में डाउट आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी डाउट पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू बच्चों, आगे बातें अगली वीडियो में।